देखिए पॉलिटी आज हम लोग को पढ़ना है और पॉलिटी में चैप्टर 1 जो है हम लोग का शुरू हो रहा है और यहाँ से जो है पूरा का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिलेगा और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आप जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको बेहतर ढंग से कवर कर पाइएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसको। अब यहाँ पर जैसे दिया है कि सबसे पहले चैप्टर 1 में कि राजनीति विज्ञान क्या है इसके बारे में, तो बारी बारी से जितने भी तथ्य इसमें समझाए गए हैं लिखे गए हैं उनको हम लोग समझते चलेंगे। तो देखिए इसमें दिया गया है राजनीति विज्ञान के बारे में कि यह सामाजिक विज्ञान की एक वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत किसी राज्य एवं देश के नीति नियम कानून एवं शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी पॉलिटिकल साइंस कहिए, राजनीति विज्ञान कहिए, सामाजिक विज्ञान का यह वह पाठ है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी देश के किसी भी राज्य के हम उसके अंतर्गत जो भी नियम कानून होता है, शासन व्यवस्था होता है, उसको समझते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि पॉलिटी के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। ये जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत ही मामूली क्वेश्चन है कि पॉलिटी के जनक कौन है, यानी राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु हैं, जिनका जन्म 384 बीसी में हुआ था। बीसी यानी आप लोग जानते हैं ईसा पूर्व, 384 ईसा पूर्व में हुआ था। ये यूनान में इनका जन्म हुआ था। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे जो एक महान दार्शनिक थे। ठीक है, आप लोग जानते हैं अरस्तु, और अरस्तु के गुरु का नाम है प्लेटो जो कि महान एक दार्शनिक थे। और उनके ही जो शिष्य हैं अरस्तु, इन्होंने जो है पॉलिटी के ऊपर अपना बहुत सारा विचार दिया, राजनीतिक विज्ञान पर बहुत सारा विचार दिया। इसीलिए हम लोग पॉलिटी के जनक किनको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। किनको कहते हैं जी, अरस्तु। पॉलिटी के जनक कौन है, अरस्तु। अब जो है आगे हम लोग चलते हैं और आगे दिया हुआ है राजनीति। राजनीति का मतलब यहाँ पर देखिए राजनीति क्या होता है। अब हम लोग के जीवन में चारों तरफ राजनीति भरा पड़ा है। ठीक है, आप जो है राजनीति कीजिए या राजनीति ना कीजिए वो बात अलग है, लेकिन आप राजनीति से दूर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, और इस बात को महात्मा गांधी ने कहा है। महात्मा गांधी जी बोले हैं कि आप राजनीति कीजिए या मत कीजिए, लेकिन लोग जो है आपको राजनीति से दूर रहने नहीं देंगे, आपको राजनीति में खींच करके ला देंगे। ठीक है, देखते हैं गांव में जो है कोई व्यक्ति बहुत सीधा साधा परिवार का होता है, बहुत शांत होता है, लेकिन फिर भी उसके साथ में कोई ऐसा मैटर गांव में हो जाता है कि वो बेचारा कभी थाना तक नहीं गया हो, पुलिस स्टेशन नहीं गया हो, लेकिन उसको जो है जाना पड़ता है, उसको कोर्ट में जाना पड़ता है, उसको जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे मतलब ऐसे जगहों पर जाना पड़ता है जिसके बारे में वो कभी सोचा नहीं था। कभी कभी उसको पॉलिटिकल पार्टियों का सहायता लेना पड़ जाता है, नेताओं का सहायता लेना पड़ जाता है। तो ये जो देश है हमारा लोकतांत्रिक देश है, चाहे लोकतांत्रिक नहीं भी है, तो अगर हम लोग बात करें किसी भी दुनिया के कोने में आप अगर रह रहे हैं, आपको राजनीति में रहना ही पड़ेगा। बिना राजनीति के आपका जीवन संभव नहीं है। आप जो है अगर राजनीति नहीं कीजिएगा तो लोग जो है आपको बहुत ज्यादा षड्यंत्र करेंगे और उसमें आपको फंसाते जाएंगे। आपका जीवन जो है एकदम बहुत ज्यादा बदतर स्थिति में लोगों के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे दूर नहीं रह सकते हैं। अब चलिए राजनीति के बारे में देखिए। राजनीति का अर्थ है सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष। पॉलिटिक्स की उत्पत्ति यूनानी शब्द, पॉलिटिक्स का उत्पत्ति कहां से हुआ, तो यूनानी शब्द जिसका नाम है पोलिस, इससे हुआ है, तथा पॉलिटिक्स से हुई है। अब दो शब्द है, एक पोलिस है और एक पॉलिटिक्स है, और इसी दोनों शब्द से जो है पॉलिटिकल साइंस कहिए, पॉलिटी कहिए, राजनीति विज्ञान कहिए, इसका उत्पत्ति माना जाता है। आपसे लोग पूछेगा कि बताइए राजनीति का उत्पत्ति जो है, राजनीति विज्ञान जो है, इसका जनक कौन है, तो अरस्तु है। जनक कौन है जी, अरस्तु। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि ठीक है बताइए इस शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ, तो कहिएगा यूनान से। कहां से हुआ, यूनान से। दो शब्द है पोलिस और पॉलिटिक्स, और इसी से इसका उत्पत्ति हुआ है। बात क्लियर। आगे चलिए। अब यहाँ पे चैप्टर हम लोग का 1 शुरू हो रहा है और देखिए चैप्टर 1 का जो नाम है शीत युद्ध का दौर।
शीत युद्ध का दौर यानी कोल्ड वार। ठीक है, अब इसको हम लोग कहेंगे कि यह जो है कोल्ड वार हम लोग को हमेशा देखने को मिल जाता है ना। जो लोग होशियार होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो उन लोग के बीच में जो संघर्ष होता है लगभग शीत युद्ध का ही रूप ले लेता है ना, यानी कोल्ड वार होता है। आप देखिए पढ़े लिखे घर के लोग जो होते हैं झगड़ा तो करते हैं, विवाद तो उनके अंदर भी होता है, चीजें तो उनके अंदर भी टकराती हैं, विवाद उनके अंदर भी होता है, लेकिन वे जो है कोल्ड वार लड़ते हैं, अंदर ही अंदर जो है एक दूसरा पे अटैक करते हैं। वो फिजिकल रूप से आकर के किसी को अटैक नहीं करते हैं, किसी को तुरंत पकड़ के पीटना, मारना, हत्या कर देना, इन सभी चीजों से वो लोग दूर रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई फिजिकल रूप में जाने पर, किसी को मारने पर वो जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा घाटा साबित हो जाएगा। वो हमको लेके कोर्ट तक जाएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, बहुत सारे जगहों पे हमारा जीवन जो है वह मतलब समय हमारा व्यर्थ होने लगेगा। फिर जो है हम कहीं की स्थिति में नहीं रह पाएंगे, हमारा जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो रुक जाएगा। तब पढ़े लिखे लोग जो है कभी भी मतलब डायरेक्ट किसी पर हमला नहीं करते हैं, वो दिमाग से हमला करते हैं। और दिमागी हमला जो सामने सामने नहीं जाकर के साइड साइड से हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शीत युद्ध कहेंगे। और यहाँ पर जो शीत युद्ध पढ़ना है या दो देशों के बीच के शीत युद्ध को पढ़ना है। दो देश, और दो देश में सामने अगर बात करें तो एक साइड में रूस हो जाएगा, तो एक साइड में अमेरिका हो जाएगा, एक साइड में यूएसए तो एक साइड में यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत संघ रूस और सोवियत संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का हम लोग को आज जो है युद्ध को यहाँ पर चैप्टर 1 में पढ़ना है। समझ में आ गया? अब चलिए अब देखिए शीत युद्ध के बारे में तो कह रहा है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति है। यानी शीत युद्ध क्या है जी? तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इंटरनेशनल लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी इंटरनेशनल लेवल का तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति है जो दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 1945 से लगभग 1990 तक जारी रहा। अगर इसको आप लोग ध्यान से सुनिए तो कह रहा है शीत युद्ध जो है ना वह इंटरनेशनल लेवल का तनावपूर्ण जो है एक विवादित स्थिति है। तनाव हो रहा है और कहां पर? इंटरनेशनल लेवल पर, विश्व स्तर पर। और कह रहा है कि यह स्थिति कब से कब तक रहा, तो उसको कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 से शुरू हुआ और फिर कितना तक, तो 1990 तक। ठीक है, आप देखिएगा विश्व युद्धों को, तब विश्व युद्धों में एक विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। दूसरा की बात की जाए तो 1939 से और 45 तक दूसरा विश्व युद्ध रहा। ठीक है, तो ये जो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, उसी समय से यहाँ पर भारत विश्व में एक जो है युद्ध की स्थिति और बन गई दूसरा विश्व युद्ध समाप्ति के बाद में। और इसी विश्व युद्ध के बाद में जो स्थिति बनी लड़ाई की, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। अगर कोई पूछ ले भाई शीत युद्ध कब से कब चला था, तो 1945 से लेकर के कितना तक जी? 1990 तक चला था। 1990 तक चला था, यानी लगभग 45 वर्षों तक चला था। ठीक है, क्या नहीं 91 बताता है, 90 तक चला था, 91 के बाद में पूर्ण रूप से समाप्ति माना जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव, आप लोग थोड़ा सा अभी चैप्टर में भी पढ़ने वाले सब कुछ। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इसका बता दिया गया कि कब से कब तक किसका समय रहा, 1900 तक जारी रहा। आगे कह रहा है पर कभी भी, ध्यान से समझिए यहाँ पर कभी भी एक गुट के लोग दूसरे गुट के सामने नहीं आए। विद्वानों ने इसे शीत युद्ध की संज्ञा दी। कह रहा है कि यह युद्ध ऐसा युद्ध था जो कम समय नहीं चला, लगभग 45 सालों तक चला है, लेकिन फिर भी दोनों गुट जो है वह खुल करके एक दूसरा पर वार नहीं किए, आमने सामने एक दूसरा पर अटैक नहीं किए। अब इसीलिए विद्वानों ने ऐसे युद्ध को नाम दे दिया क्या? शीत युद्ध। क्या नाम दे दिया? शीत युद्ध। समझ में आया?
अब देखिए, हालांकि आप जब चैप्टर पढ़िएगा तो आपको एक बार पढ़ने को ऐसा स्थिति मिलेगा कि दोनों जो देश हैं, यूएसएसआर और यूएसए, अमेरिका जो आज है और फिर रूस, ये दोनों देश शीत युद्ध की स्थिति में एक स्थिति बन गया था कि दोनों एक दूसरे के सामने मिसाइल खड़ा कर दिए थे, लेकिन वहां पर सूझबूझ दिखाते हुए फिर ये दोनों जो है वहां से मिसाइलों को लेकर के हट गए। समझ में आ गया कि अगर हम लड़े तो दुनिया तहस नहस होना तय है, और समझदारी था तो इसलिए वो लोग फिर वहां से हट गए। वही ना अभी कहे हैं कि अगर पढ़े लिखे घर में युद्ध होता है तो वहां पर जो है शीत युद्ध मान लिया जाता है, क्योंकि लोग डायरेक्ट फाइट नहीं करते हैं। वही ना अमेरिका यहां पर किया, वही ना रूस यहां पर किया कि दोनों सामने सामने नहीं आए। एक स्थिति बना था जिसको आप पढ़िएगा, इसको हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट, मिसाइल संकट। अब यहां पर स्थिति क्या बन गया था कि क्यूबा जो है यह अमेरिका के बगल में एक देश है, और वहीं पर जो है रूस जाकर के वहां पर खड़ा होकर के और अमेरिका के तरफ जो है अपना पूरा का पूरा मिसाइलों को खड़ा कर दिया था। अब इससे जो है अमेरिका नाराज हुआ, तो वहीं कहा जाता है कि एक बार जो है दोनों देशों के जो है मिसाइलें एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं हुआ। अब देखिए, यहां से हम लोग को नया कॉन्सेप्ट मिल गया। अब हम लोग समझेंगे कि दो महाशक्तियां, अब दो महाशक्ति के रूप में कौन कौन थे, तो आप लोग तो सब समझ ही रहे हैं। एक यहां पर जैसे दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, यूएसए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, तथा सोवियत संघ यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूएसएसआर ना, दो महाशक्तियां कहलाई। यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब हो गया उसके बाद में दो महाशक्तियां बनी, एक जो है यूएसए यानी अमेरिका और दूसरा जो है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस। अब दो जो है शक्तियां बनेंगी किसी भी स्थिति में और किसी भी जगह पर, तो लाजमी है कि दोनों के बीच में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए लड़ाई होगा ही। ठीक है, चाहे कोई भी क्षेत्र का कोई भी जगह हो और वहां पर दो लोग, दो कंपनियां, चाहे कोई भी चीज अगर एक दूसरे को मतलब वर्चस्व की स्थिति में आ जाएगी तो तनावपूर्ण स्थिति वहां पर बनना तय है। यहां पर ई कह रहा था हम सही हैं, हम बढ़िया हैं, हमारा विचार बढ़िया है, हमारा मजबूती जो है तुमसे ज्यादा है, हम पावरफुल है। ये अपने आप को साबित करने में लगा था। अब दोनों साबित करते करते और युद्ध की स्थिति में आ गए। खुद तो सामने से लड़े नहीं बल्कि दूसरे के कंधा पर रख के और जो है वार किए। समझ में आ गया। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का समय अभी बतला दिए हैं, 14 से लेकर के 18 तक है। वर्साय की संधि 19 में हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 39 से लेकर के 45 तक, दोनों विश्व युद्ध को हम लोग देख लिए। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में यहाँ पर जो है पूरा दुनिया दो धारा में बंट गया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तब पूरा दुनिया कितना भाग में बंटा था, दो भाग में। एक भाग का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरा भाग का नाम था धुरी राष्ट्र था। अब देखिए, आप देखिएगा तो इसमें अमेरिका भी दिखाई दे रहा है और इसमें रूस भी दिखाई दे रहा है। तो कहिएगा कि भाई क्या ये दोनों दुश्मन जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 1945 के बाद में ये दोनों दुश्मन बने हैं, तो क्या द्वितीय विश्व युद्ध में साथ थे? तो हम बोलेंगे हाँ साथ थे, लेकिन जो ये यूएसएसआर है यह पहले यहां पर हुआ करता था। यूएसएसआर कहां, माने रूस कहां था, यहां पर हुआ करता था, यानी धुरी राष्ट्र में। लेकिन जब इसका अपना ही इसमें जो है तनाव हुआ, अपने लोगों के साथ तनाव हुआ, यानी कहें हिटलर के साथ में, तो फिर जो है इसको भाग करके किस ग्रुप में जाना पड़ा, मित्र राष्ट्र में। और तब मित्र राष्ट्र के प्रमुख देश के रूप में अमेरिका के साथ साथ यूएसएसआर भी शामिल हो गया। फिर ब्रिटेन तो है ही, फ्रांस है, और इधर जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, जापान, इटली। हाँ, ऐसे ये भी शक्तिशाली था, कमजोर नहीं था। हिटलर पूरा दुनिया हिला दिया था,
ना, तो इधर का भी कमजोर नहीं है। तो जर्मनी, जापान, इटली ये जो है एक साइड में, अमेरिका, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस एक साइड में, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दो गुप्त जो है परमाणु, जिनको जो है हम लोग जानते हैं लिटिल बॉय और फैट मैन, दो इसके परमाणु बम थे जिसका नाम था क्या जी, बहुत बार पूछा गया है, लिटिल बॉय और फैट मैन। ये जो है इनका वजन भी बताया गया है कितना टन का है, तो 15 टन का, और फिर जो है ये है 21 टन का, ठीक है। तो वह भी वजन का होता है पैमाना। और फैट मैन थे ये दो, इनका मतलब बम का नाम हो गया, एक हो गया क्या, लिटिल बॉय ना, एक फैट मैन, लिटिल बॉय और फैट मैन, दो बम थे। अब इस दोनों बम का जो है प्रयोग अमेरिका करेगा किस देश पर, तो जापान के दो जगहों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। कहां जी, हिरोशिमा और नागासाकी पर। अब देखिए यहां पर हम लोग को आगे पढ़ना है कि आयोजिमा का प्रमुख लड़ाई फरवरी 1945 में अमेरिका एवं जापान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, अमेरिका और जापान के बीच हुआ था। अमेरिका के द्वारा जापान के, किस देश के जी, जापान के एक जगह जिसका नाम है हिरोशिमा पर कितना, तो 6 अगस्त 1945 को, एवं नागासाकी जो दूसरा जगह का नाम हो गया, जापान का दूसरा जगह नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया। यानी अगर हम लोग बात करें तो जो बम का नाम ऊपर दिया गया था परमाणु बम, लिटिल बॉय और फैट मैन, तो ये दोनों बम का प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया। किस देश पर किया गया, जापान पर। जापान के कौन कौन जगह, तो एक जगह का नाम है नागासाकी और दूसरा जगह का नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर इसका पर मतलब अटैक किया गया। और इन जगहों को अगर हम लोग देखें तो हिरोशिमा पर हुआ था 6 को, नागा पर हुआ था 9 को। हिरोशिमा 6, नागासाकी 9, 45 अगस्त, ठीक है। अब देखिए आगे दिया है कि 1948, अब देखिए 1948, तो अभी जो है हम लोग चैप्टर हिस्ट्री समाप्त किया है, तो उसमें 1948 हम लोग पढ़े थे, किनके लिए, महात्मा गांधी के मृत्यु के लिए ना। तो अब देखिए कह रहा है यहाँ पर 1948, अब उसको नहीं समझना है बल्कि दूसरे सापेक्ष में समझना है। 1948 में अमेरिका के द्वारा मार्शल योजना का शुरुआत किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोपीय देशों को एक गुट में शामिल करना था। यानी अमेरिका जो है क्या करता है, तो एक जो है नियम चलाता है। देखिए आप जो है यहां पर अभी तक समझे हैं कि ये जो यूएसए है और फिर यूएसएसआर है, ये दोनों जो है आपस में टकराए, तो टकराए क्यों, क्योंकि यह अपना वर्चस्व विश्व पर कायम करना चाहता था और यह अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। तब वर्चस्व कायम करने के लिए ये लोग हर एक एंगल पर काम करेगा, हर एक पॉइंट पर काम करेगा ताकि इसका शक्ति बढ़ते जाए। ये हर एक पॉइंट पर काम करेगा ताकि इसका शक्ति बढ़ते जाए। अब इसने क्या किया, यूएसए ने यानी अमेरिका ने अपने शक्ति को और विस्तार करने के लिए, और मजबूत करने के लिए, दुनिया में और पकड़ बनाने के लिए इसने 1948 में एक नियम लाया, और जिस नियम का नाम क्या था, मार्शल लॉ, ठीक है, योजना। अब इस योजना के तहत इसने क्या किया कि बहुत सारे जो है यूरोपियन देश, यूरोप के, ये अमेरिका यूरोप का देश थोड़े ना है, आप लोग तो जानते हैं। यहां पर अगर हम लोग कहें एशिया अगर महादेश हो गया, तो इसके बगल में यहां पर हो गया यूरोप, और नीचे हो गया यहां पर कौन जी, तो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका यहां पर है। तो ये जो उत्तरी अमेरिका है, इसी उत्तरी अमेरिका में यहां पर जो है एक देश है जिसका नाम है यूएसए, अमेरिका, ठीक है। तो ये है यूरोप, यह कौन है, यूरोप है, और यह है अमेरिका, यहां पर उत्तरी अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का यह एक पार्ट है। अब यहां से यह जो है इसके ऊपर अपना पॉलिटिकल दिमाग लगा रहा है कि इस सब देश को अपना कब्जा में
कर ले, अपना मुट्ठी में कर ले, चाहे अपना फ्रेंड बना ले, ताकि हमेशा हमारे पक्ष में ये सब अपना डिसीजन ले। इसलिए इसने क्या किया, 1948 में एक योजना लाया जिसका नाम क्या है, मार्शल योजना। आप पूछिएगा तो ठीक है रूस कहाँ है, तो अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका में देख लिए, यहाँ पर जो रूस है वह ई है एशिया। कौन है जी, एशिया है। और एशिया में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यही है कौन देश, तो रूस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूएसएसआर। ठीक है, पहले कहते थे यूएसएसआर। तो अब देखिए यहां पर हम लोग इसी चीज को समझ रहे थे कि यूएसए यानी अमेरिका ने 1948 में क्या किया जी, तो मार्शल योजना को लाया। अब मार्शल योजना को क्यों लाया, तो जिसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोप देशों को, जितना भी पश्चिम के यूरोपीय देश थे उन सभी देशों को सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान हुए नुकसान से निकालने के लिए एवं पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, ये जो है नाम का है, ये मार्शल योजना में इस सहायता नाम का है कि हाँ भाई दूसरा विश्व युद्ध हम लोग लड़े हैं, और सुनो यूरोप वालों, तुम लोग को हम देख रहे हैं बड़ी घाटा हुआ है, और हम जो है इस योजना के तहत हम तुम्हारा जो क्षति हुआ है उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, और तुम लोग इसमें आ जाओ। कहता तो ऐसे है लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। सोच क्या रहा है कि अरे भाई इसी बहाने, सहायता के बहाने हमारा दोस्ती हो जाए, हमारा मित्रता हो जाए, तो यूरोप वाला सब हमेशा हमारे पक्ष में रहेगा, और पूरा एक महादेश मेरे पक्ष में, तो समझ रहे हैं दुनिया में धुआं धुआं उड़ा देंगे हम ना। और ये जो है अमेरिका का यहाँ पर अपना रणनीति है। अब देखिए वही है कि सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान हुए नुकसान से निकलने के लिए एवं पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता, पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना था इनका यह उद्देश्य बताया जाता है। हालांकि बैक में इनका उद्देश्य था दुनिया पर वर्चस्व कायम करना, दुनिया में अपना पहुंच बना लेना, दुनिया के देशों को अपना पक्ष में खड़ा कर देना, यही इनका दिमाग था। अब देखिए 1948 में बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है की नाकेबंदी की गई। अब उसी समय में 1948 में ही जिस समय अमेरिका अपना रूल लाया मार्शल योजना, उसी समय की बात है 1948 में ही जर्मनी का राजधानी जिसका नाम है बर्लिन, इसका नाकेबंदी कर दिया गया। चारों साइड से जो है आने जाने की चीजें बंद कर दी गई, लोग जो है बाहर जाना बंद कर दिए, नाकेबंदी कर दी गई। और 1949 में नाटो की स्थापना यहां पर की गई। अब आप पढ़िएगा नाटो, सियाटो, सेंटो, तो ये नाटो जो है अमेरिका के द्वारा या यूरोपीय देशों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। इसमें जो है बहुत सारे देश जो है इसमें शामिल है, और इस नाटो का मुख्य मकसद यही है कि नाटो में जो आके समा जाएगा, नाटो में जो आकर के मिल जाएगा जो देश, अगर उस देश पर कोई बाहरी देश अटैक करेगा तो नाटो का जितना भी देश है वो सब मिलकर के बाहरी देश को मारेगा। तो इसीलिए तो अभी जो है यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा था। आप लोग पहले यूक्रेन का नाम कभी सुने थे? युद्ध के पहले नहीं ना सुने थे ना, लेकिन युद्ध हुआ तो सब लोग जान गए यूक्रेन नाम का भी एगो देश है अभी। अब यूक्रेन जो है यह चाह रहा है नाटो ग्रुप में शामिल होने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर जो है अमेरिका इसको शामिल कराना चाह भी रहा है, लेकिन यूएसएसआर जो है इसको शामिल कराने के पक्ष में नहीं है। अमेरिका कहता है कि तुम जो है इस ग्रुप में शामिल मत हो, तुम इस ग्रुप में मत जाओ। अब जो है क्यों कहता है, क्योंकि इसी का जो है पार्ट हुआ करता था पहले कौन, यूक्रेन। यानी जब यूएसएसआर आगे जब पढ़िएगा, जब 15 टुकड़ा में टूटेगा तो उसमें एक यूक्रेन भी होगा। और अब ये यूक्रेन जो है कहता है कि हम जाएंगे नाटो में, और जबकि रूस का दुश्मन है नाटो, तो ये जाने देगा? नहीं जाने देगा। यानी इसको ऐसे समझिए कि आपके घर में, आपके जो है घर में, आपके जो है एक सामने वाला घर से
लड़ाई चल रहा है और आप मान लीजिए 4 भाई हैं, 4 भाई में एक भाई जो है वो अलग हो गया परिवार से, अलग हो करके, और ये अगर चाह रहा है कि जा करके और आपका जो मतलब बहुत पुराना दुश्मन जिससे दुश्मनी चल रहा है उसके साथ मिल जाए और उसको सब भेद बता दें, तो आप क्या इसका स्वागत कीजिएगा? कभी नहीं कीजिएगा। आप इसको पहले जाने से रोकिएगा कि ये हमारा दुश्मन है, तुम्हारा भी दुश्मन रहा है, हमारा भी दुश्मन रहा है, हमारा पूर्वजों का दुश्मन रहा है, तुम इसमें मत जाओ। लेकिन अगर नहीं मानेगा तब तक कहिएगा तो तुम्हारा हाथ गोड़ तोड़ देंगे। अब है ना, अब यहाँ पर यही स्थिति यहाँ पर है। अब रूस जो है कह रहा है कि भाई तुम मत जाओ, मान जाओ। ये कह रहा है ना हम जैबे करेंगे। तब जो इसी के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब पूछो क्या पूछ रहे हैं। अब बीच में समझा रहे हैं मैटर को, तो उसी में लगे क्वेश्चन दागने तो थोड़े बताएंगे। 30 देश शामिल है। ठीक है, तो ये जो है यूएसएसआर हो गया। और यहाँ पर जो है टोटल आप लोग को समझ में आ गया कि इसमें से यूक्रेन जो है इसमें कैसे मिलना चाह रहा था, जिसके लिए अभी जो है यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हुआ। अब यही नाटो के बारे में यहाँ पर बताया गया कि नाटो का स्थापना कब हुआ जी? 1949 में। कब हुआ? 1949 में। नाटो पूछा जाएगा किसका ग्रुप है, तो अमेरिका के ग्रुप है। अमेरिका जो ग्रुप है उसका है। अब आगे देखिए नाटो के बारे में देखिए दिया है कि इसका पूरा नाम, तो पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटेरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, आपको नाटो का अर्थ भी पूछ लिया जाता है, दे देगा नाटो लिख करके कि निम्न में से इसका जो है पूरा नाम बताइए कौन है। 4 गो अलग अलग नाम दे देगा ना। तो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अटलांटिक महासागर है, उत्तर अटलांटिक के देशों के साथ संधि संगठन हुआ है, उसी का नाम है नाटो। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब इसका स्थापना हुआ था अप्रैल 1949 में। अभी जस्ट वहीं तो पढ़े हैं। इसका नाटो का स्थापना कब हुआ जी? 1949 में। अब कह रहा है कि इसका मुख्यालय माने इसका ऑफिस कहाँ है, तो ऑफिस देखिए तो बेल्जियम नाम का देश है, और इस बेल्जियम का जो राजधानी है जिसका नाम है ब्रुसेल्स। बेल्जियम का राजधानी का नाम क्या है? ब्रुसेल्स। और उसी ब्रुसेल्स में नाटो का अपना क्या है? मुख्यालय है, यानी नाटो का ऑफिस है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे दिया है नाटो से पहले 5 देशों का सैन्य संगठन था, जिसमें नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन एवं लक्सेमबर्ग जो है यह एक देश का नाम है, यह भी शामिल था। तो नाटो जो है यह अभी नहीं बना था, उसके पहले 5 देश थे जिनका जो है अपना सैन्य संगठन था, यानी सेना का संगठन था। अगर आपसे कोई पूछ दे कि नाटो भी क्या है, तो नाटो भी एक सैन्य संगठन है। क्या है जी? सैन्य संगठन। यानी इसमें सेनाओं को जो है एक साथ किया गया है कि अगर इसमें जो देश शामिल हो गया उस देश के ऊपर कोई बाहर से देश अटैक करेगा तो इस सब कोई मिलकर के बाहरी देश को मारा जाएगा। तो यह भी नाटो भी क्या है? तो एक सैन्य संगठन है। क्या है जी? सैन्य संगठन। अब कह रहा है कि नाटो से पहले 5 देशों का सैन्य संगठन बना था। अब इसमें कौन कौन है? तो नीदरलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और लक्समबर्ग नाम का एक देश है, लक्समबर्ग, और ये भी उसमें शामिल था। अब देखिए आगे कह रहा है कि नाटो के स्थापना वर्ष 12 देश इसके सदस्य थे। यानी जब नाटो का स्थापना हुआ था तो शुरू में इसमें कितने देश थे? 12 देश थे। लेकिन अभी के समय में इसकी संख्या 30 के आसपास में है। ठीक है, शुरू में कितना था जी? 12। जब स्थापना हुआ था कितना देश था? 12 था। अब 12 देशों के बारे में यहां पर बताया गया कि कौन कौन 12 देश है, तो आप जो है इसका नाम देख लीजिए। जैसे कनाडा, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, यूएसए, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और लक्सेमबर्ग।
ये सभी के सभी 12 देश इसको स्थापना करने के समय इसमें शामिल थे। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि और इसके बारे में क्या क्या पॉइंट यहां पर दिया हुआ है। देखिए आगे कह रहा है कि 1949 वही समय जिस समय नाटो बना था। नाटो कब बना था? 1949 में। ठीक है, 1949 ईस्वी में ही चीनी साम्यवादी क्रांति हुई थी। अब देखिए चीनी साम्यवादी क्रांति का मतलब तो आप लोग जानते हैं, दुनिया में दो विचारधारा आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। एक विचारधारा का नाम क्या होगा? तो साम्यवादी, और दूसरा विचारधारा का नाम क्या होगा? तो पूंजीवादी। क्या नाम होगा जी? पूंजीवादी। अब इस चीज को थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिएगा तो काफी बेहतर होगा, आगे की चीजों को बार बार समझाना नहीं पड़ेगा। अब इस साम्यवादी जो विचारधारा है, देखिए जिस भी शब्द के अंत में अगर वाद लग जाए, चाहे वादी लग जाए, तो उसका मतलब होता है विचारधारा। क्या होता है? विचारधारा। जैसे गांधी नाम है और गांधी जी के नाम में अगर वाद लग गया, चाहे वादी लग गया ना, तो हो गया गांधीवादी, यानी हम गांधी के विचारधारा वाले हैं। गांधी का जो विचार है वही विचार हमारा भी है। इसका कहने का मतलब यही हुआ। तो अगर यहाँ पर साम्यवादी पूंजीवादी दिखाई दे रहा है तो इसको समझिए कि यह किसका विचारधारा है, किसी का ना किसी का है। तो साम्यवादी जो विचारधारा है यूएसएसआर का है, और पूंजीवादी जो विचारधारा है यह किसका है? यूएसए का है, यानी अमेरिका का है, और वो किसका है? रूस का है। ठीक है, अब इस विचारधारा में, साम्यवादी विचारधारा में क्या है कि सबको एक बराबर माना जाता है। कोई भी कंपनी होगा उसका जो है उतना छूट नहीं दिया जाएगा कि वह जो है अपना मन से सब जो है चीज को तय करे और प्रॉफिट कमा करके खूब अमीर बन जाए, अब बाकी लोग ऐसे ही गरीब रह जाए ना। उसमें सरकार सब कुछ तय करता है, यानी सरकार तय करेगा एक बराबर सबके लिए, वेतन मजदूर जितना रहेगा सबके लिए, और वह कंपनी को जो है वह आगे उतना लेवल का नहीं होने देगा कि कोई अमीर बन जाए और फिर अमीर और गरीब में तनाव होने लगे। यह विचारधारा साम्यवादी विचारधारा है। जबकि पूंजीवादी का मतलब हुआ पूंजी, जिसको जितना मन करे उतना पैसा लगाइए, उतना पैसा आप कमाइए, लाभ हुआ तब आपका, हानि हुआ तब भी आपका। ये पूंजीवादी है। ठीक है, अब इन दोनों को जो है हम लोग समझ लिए। अब आगे चलते हैं ताकि और भी जगहों पर इसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो 1949 में ही चीन में होता है एक क्रांति, और इस क्रांति को हम लोग कहते हैं साम्यवादी क्रांति। रूस के ठीक नीचे चीन आता है। रूस भी कौन विचारधारा वाला? तो साम्यवादी। और चीन भी कौन विचारधारा वाला? साम्यवादी। तो साम्यवादी क्रांति होता है कहां पर? चीन में। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 29/4/1954 को भारत और चीन के बीच, किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ। भारत के तरफ से पंडित नेहरू और चीन के तरफ से चाउ एन लाई। पंचशील समझौता हुआ था भारत और किसके बीच में? चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में कौन समझौता हुआ? पंचशील समझौता हुआ था। और इसमें भारत के तरफ से कौन थे? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चीन के तरफ से चाउ एन लाई। कौन थे? चाउ एन लाई। अब करा 1955 में सोवियत संघ के द्वारा वार्सा पैक्ट की स्थापना किया गया। अब देखिए इसको ध्यान से सुनिए। 1949 तो आपको याद हो चुका है। नाटो कब बना? 1949 में। नाटो कब बना? 1949 में। तो नाटो था अमेरिका ग्रुप का। तो रूस वाला ग्रुप चुप रहेगा? नहीं रहेगा। तो रूस वाला ग्रुप जो है उसको टक्कर देने के लिए एक ग्रुप बनाया, और यह ग्रुप उसके बनने के 6 साल बाद में बन रहा है। कितना में जी? 1949 में बना था कौन? नाटो। और 1900 कितना में बन रहा है? 55 में बन रहा है कौन? वार्सा पैक्ट। तो आपसे पूछेगा नाटो जो है कब बना? 1949 में। आपसे पूछेगा वार्सा पैक्ट कब बना? 1955 में। आप पूछेगा भाई बता दो कि वार्सा पैक्ट जो है यह किस ग्रुप का है? नहीं, धुरी राष्ट्र का था। ये कहां कह रहा है? यूएसएसआर। यूएसएसआर अब सूद के जगह तरह का यूएसएसआर। और ये जो है नाटो,
यह किसका है? तो यूएसए का। किसका है? यूएसए का। ठीक है, ये अमेरिका ग्रुप का नाम हो गया नाटो। इसके जवाब में रूस बनाता है, रूस ग्रुप बनाता है कब? तो 1955 में, जिसका नाम क्या है? वर्सा पैक्ट। तो याद रखिएगा, नाटो के 6 साल बाद में वर्सा पैक्ट। नाटो के कितना साल बाद? 6 साल बाद। नाटो 49, 55। बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए 1955 में सोवियत संघ के द्वारा वार्सा पैक्ट की स्थापना हुई। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, आंदोलन NAM की स्थापना एवं बर्लिन में 150 किलोमीटर लंबा दीवार खड़ा किया गया। अभी आप देखे हैं, एक चीज को ध्यान से सुनिए, आप अभी एक चीज को देखे हैं कि 1948 में बर्लिन जो राजधानी है जर्मनी का राजधानी बर्लिन, इस बर्लिन में क्या किया गया? तो नाकेबंदी किया गया। क्या किया गया? नाकेबंदी किया गया। इस चीज को आप लोग सुने हैं थोड़ा देर पहले ना। अब कह रहा है कि इस 48 के बाद में 61 में तो ई हो गया, और उसके बाद में कह रहा है कि यहीं पर 61 में बर्लिन में 150 किलोमीटर लंबा जो है दीवार खड़ा किया गया। यानी बर्लिन जो था, इसके बीच में क्या किया गया? तो एक लंबा दीवार खड़ा किया गया। और ये कितना दूर था? तो 150 किलोमीटर। इस चीज को समझिए, इसका मैटर आगे बहुत विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, बर्लिन का दीवार को बाद में ढाहा भी जाएगा, गिराया भी जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोग यहां पर देखें और फिर से एक बार समझते हैं कि 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना। अब देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसको समझिए। यानी आप ऐसे समझिए कि दुनिया में 2 महाशक्तियां ना, और दोनों ने अपना अपना गुट बना लिया। एक गुट का नाम था एक गुट का नाम जो था उसको हम लोग कहेंगे नाटो। क्या नाम था? नाटो। और दूसरा गुट का नाम क्या था? वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट। अब देखिए ये दोनों गुट का हम लोग देख भी लिए 1949 और 1955 में। लेकिन जरूरी थोड़े था कि ये लोग का विचार दुनिया के सब देश को बढ़िया लग जाए, नहीं था। अब इसके साथ में एक और ग्रुप जो है अलग बनता है कि ना वो अमेरिका के साथ में होता है और ना वो रूस के साथ में होता है। और ये इस ग्रुप का नाम है गुट निरपेक्ष। क्या नाम है? गुट निरपेक्ष। यानी यह ना अमेरिका का ग्रुप है और ना रूस का ग्रुप है। यह अपना एक स्वतंत्र ग्रुप है जिसका नाम है गुट निरपेक्ष। यानी यह किसी भी गुट में शामिल नहीं है। तो इसमें बहुत सारा देश शामिल हुआ, इसमें भी बहुत सारा देश शामिल हुआ, और इसमें भी बहुत सारा देश शामिल हुआ। जैसे इसमें भारत जो है खुद इस ग्रुप का अगुवाई करने वाले देशों में से एक था। भारत ने कहा कि भाई ना हम नाटो में रहेंगे ना हम वार्सा पैक्ट में रहेंगे। नाटो में रहेंगे तो रूस का दुश्मन तो ये हमको मारेगा घेर के, उसमें रहेंगे इसमें रहेंगे तो नाटो हमको मारेगा, तो इसलिए हम किसी में नहीं रहेंगे। और यह डिसीजन उस समय के भारतीय नेताओं का बहुत जबरदस्त डिसीजन माना जाता है, क्योंकि भारत अभी अभी 1947 में आजाद हुआ था और भारत में अभी चुनाव होगा 1952 में, 50 में तो संविधान लागू हो गया ना। तो अभी जो है भारत को नया नया अभी आजाद हुआ है, तो इसको अभी संभलना है, अभी सब व्यवस्था को बनाना है, एक रास्ता रोड मैप तैयार करना है। अब आजाद हुआ अभी अभी जाके वो युद्ध खेलने लगे तो बताइए हमारा स्थिति कितना खराब हो जाता। तो भारत के नेताओं ने बहुत सूझबूझ के साथ में दोनों गुटों को ठुकरा दिया और एक अलग गुट में शामिल हुए, जिस गुट का नाम क्या है? गुट निरपेक्ष। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। अब देखिए इस गुट निरपेक्ष के बारे में कह रहा है कि किधर गया है ना? हाँ यही है। चलिए देखिए, तो 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है कितना में हुआ था जी? 1961। ध्यान में इसको रखिएगा, ये बहुत बार रिपीटेड है, पूछा जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है
इसका स्थापना कब हुआ था, ये कब बना था, तो 1961 में। एवं बर्लिन में 150 किलोमीटर लंबा दीवार खड़ा किया गया, बता ही दिया है। अब 1962 देखिए, अब 1962 में ही हम लोग चीन के साथ में युद्ध भी लड़े थे, आप लोग को याद है ना। 62 के युद्ध किससे हुआ था, चीन। 65 में पाकिस्तान से, अब 62 में किससे लड़े थे, चीन से। तो चीन से हम लोग का करारी हार भी हुआ था ना। अब देखिए, अब 62 में क्या होता है, आप लोग को थोड़ा देर पहले यही बतला दिए हैं, और उसी चीज को देखना है कि 62 में क्यूबा मिसाइल संकट। अब क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आप लोग को बतला दिया है कि क्यूबा जो है यह उत्तरी अमेरिका जो महादेश है, दो महादेश है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। अमेरिका नाम से कितना कितना है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर आप लोग जानते हैं यूरोप, इसी के बगल में ये जो है यह आपको दिखाई देगा एशिया, और यहाँ पर हो गया ये हो गया अफ्रीका ना। तो ये नॉर्थ अमेरिका में ही यहाँ पर है यूएसए, और इसी के बगल में एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। क्या नाम है जी, क्यूबा। अब रूस जो है, यहाँ रूस है, यहाँ पर रूस है, और रूस क्या किया कि यहाँ से अपने जो है मिसाइल को लेकर के और पहुंच गया कहां पर, इस क्यूबा में। क्यूबा से उसका मित्रता था, दोस्ती था, आके एकदम खड़ा कर दिया किसके तरफ, अमेरिका की तरफ। मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं ना। तब तक जो है उधर से अमेरिका को इस बात का पता चल गया। अमेरिका का देखो, भले हम लोग के बीच में 1945 से लड़ाई होते आ रहा है ना, लगभग 20 साल बीत गया अभी तक, 62 के बात है, तो 20 साल अभी तक बीत गया, लेकिन हम तुमको डायरेक्ट मारने के लिए नहीं आए हैं। अगर तुम आते हो तो समझ लो स्थिति खराब हो जाएगा, दुनिया कहां पहुंच जाएगा कोई ठीक नहीं है। और इस बात को जो है यहां पर जब अमेरिका ने बोला, रूस को भी लगा कि हाँ भाई हो सकता है स्थिति खराब हो जाए। बाद में होते होते दोनों देशों ने सूझबूझ दिखाया और अपने अपने मिसाइलों को वापस लेकर चला गया। ठीक है, तो अब ये है क्यूबा मिसाइल संकट वहीं कर है 1962 में। याद रखिएगा कितना में जी, 1962 में। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ, और 1989 में बर्लिन के दीवार को गिराया गया। अभी हम लोग देखें 61 में बर्लिन का दीवार बना था, अब 89 में बर्लिन के दीवार को गिराया जाएगा। ठीक है, 62 में क्यूबा मिसाइल संकट। अभी हम लोग इधर देखें 61 में क्या हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन, अब बर्लिन के दीवार को खड़ा किया गया कितना में, 61 में। और 89 में क्या हुआ, बर्लिन के दीवार को गिराया गया। अब आइए 1991। अब 1991 क्या था इसको समझिए। कह रहा है कि 1991 में शीत युद्ध का अंत हुआ। शीत युद्ध का अंत कब माना जाता है, 1991। तो लगभग 1990 तक जो है हम लोग मानते हैं कि अंत हो ही गया था। 91 जो है इसको भी हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से यहाँ पर युद्ध फिनिश हुआ। 1991 में शीत युद्ध का अंत हुआ एवं सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब इसको समझिए, वही चीज आप लोग को थोड़ा देर पहले बतला दिए कि सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। अब ये जो था, जब तक एक था तब तक अमेरिका पर दबाव डालता रहा, अपना दबदबा दिखाते रहा। लेकिन अमेरिका ने चाल चला और कहा कि इसको अगर तोड़ देंगे टुकड़ा टुकड़ा में, तब जो है यह अपने जो है शक्ति विहीन हो जाएगा, तो फिर अकेले दुनिया का राजा हीरो हम ही रहेंगे। और अमेरिका के यहाँ पर रणनीतियों ने काम किया, और रूस जो है, सोवियत संघ रूस जो है, या कितना टुकड़ा में टूट गया, 15 टुकड़ा में टूट गया, 15 को देश बन गया। और उसी देश में से ना अभी बताएं एक देश यूक्रेन था। कौन था जी, यूक्रेन था, और जिसके चलते रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ। ठीक है, तो अब वही कह रहा है यहाँ पर कि 1991 के समय में शीत युद्ध का अंत हो गया। तो अंत क्यों हो गया, क्योंकि सोवियत संघ रूस जो है टूट गया। सोवियत संघ रूस का क्या हो गया, विघटन हो गया, जिसके कारण युद्ध का समाप्ति हो गया। वार्सा संधि पैक्ट। अब वार्सा पैक्ट के बारे में हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले कि वार्सा पैक्ट क्या है, तो आप लोग पढ़े हैं अभी थोड़ा देर पहले। 49 में बना था नाटो। नाटो कब बना था, 49 में। और वार्सा पैक्ट कितना में बना था, तो 55 में। 6 साल बाद कहिए ना, 6 साल बाद यानी 55 में, 1955 के समय में बना था।
अब इसके बारे में आइए अब देखते हैं, दिया है वार्सा पैक्ट के बारे में। चलो देखो कितना टाइम हुआ, 52 हो ही गया लगभग। तो आज इसी को पढ़ लो 8 मिनट में। अब वो क्या होगा, वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट। अब देखिए स्थापना इसका हुआ था कितना में जी, वार्सा पैक्ट का आप लोग अभी बता दिए हैं 55 में। और मुख्यालय इसका कहाँ है, तो मास्को यानी रूस का ग्रुप है, तो रूस में ही इसका जो है क्या है, मुख्यालय है। यानी 1955 में ही बना और मुख्यालय कहाँ है, तो मास्को यानी रूस में। रूस का राजधानी का नाम क्या है, मास्को। रूस के मास्को में ही इसका मुख्यालय है। अब शामिल देश देखना है कि इसमें कौन कौन देश शामिल थे। तो देखिए इसमें शामिल था पोलैंड था, रोमानिया था, पूर्वी जर्मनी था, इसके अलावा हंगरी, उत्तर कोरिया, फिर जो है चेकोस्लाविया है और बुल्गारिया। और इसके बाद में जो है काला सागर के ईस्ट में जो है यह स्थित है बुल्गारिया, यह बताया गया। तो ये थोड़ा सा करीब रहने पर नहीं फ्रेश नहीं दिखाई देता। तो ये है पोलैंड, रोमानिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, उत्तर कोरिया, चेकोस्लाविया और फिर जो है बुल्गारिया। ये सभी देश जो है इसमें शामिल थे। किसमें, तो वार्सा संधि में यानी वार्सा पैक्ट में। अब देखिए कह रहा है आगे कि जुलाई 1991 में, कितना में, जुलाई 1991 में यह संधि समाप्त कर दी गई। और हंगरी सम्मेलन के दौरान, यह संधि कब समाप्त हुआ था जी, तो 1991 में। और हंगरी सम्मेलन के दौरान यूएसएसआर, अच्छा मतलब उसको बताया कि हाँ ये कब समाप्त हुआ, तो हंगरी सम्मेलन के दौरान जो है इसको समाप्त कर दिया गया। वार्सा पैक्ट का मतलब हमेशा हमेशा के लिए इसको बंद कर दिया गया। अब देखिए आगे कह रहा है यूएसएसआर के बारे में। अब ये क्या है, तो कह रहा है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी यह जो है उन देशों का यह ग्रुप है जो सोशलिस्ट विचारधारा के हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं। ठीक है। अब कह रहा है गुट निरपेक्ष। आप अभी ना पढ़े हैं कि रूस का विचार क्या था, तो समाजवादी कहिए चाहे साम्यवादी कहिए। अमेरिका का क्या था, तो पूंजीवादी ना। अब वही कह रहा है। अब आगे देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन। अभी हम लोग देखे थे एक नाटो, एक वार्सा पैक्ट, लेकिन इन दोनों से हट करके और एक और बना था जिसका नाम क्या था, गुट निरपेक्ष, जो वो किसी भी गुट में नहीं था, दोनों मेन गुट में वो शामिल नहीं था। जिस देश को दोनों गुटों में नहीं रहना था वो किसमें शामिल होता था, गुट निरपेक्ष में। आप देखिए यहाँ पर इसके बारे में दिया है कि इसका स्थापना कितना में हुआ था, 61 में। अभी हम लोग पढ़े हैं स्थापना गुट निरपेक्ष कब हुआ, 1961 में। अब इसमें कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसके बारे में बताना है कि यह आंदोलन क्या है। तो कह रहा है कि गुट, आप लोग तो सब समझ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लिया, देखते हैं। हाँ यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहा है, तो लगभग जो है हम लोग इसको पढ़ लिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश, ठीक है। भारत में गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई, ये सब क्वेश्चन आंसर हो गया। तो हम लोग का समझिए कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा इसको पढ़ना है, कौन कौन संकट देखने को मिला था, इसको देख लीजिए कि कौन कौन सा संकट जो है इस दौरान, युद्ध के दौरान देखने को मिला। तो एक है कोरिया संकट, और ये है 50 से 53 में बर्लिन का संकट, और ये है 58 से 62 में कांगो संकट, ये है 1960 के दशक में क्यूबा मिसाइल संकट, और ये है 1962 में वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप 54 से 75 में, और अफगानिस्तान वाला यह हो जाएगा 79 से 89। ठीक है, ये सब चीजों को हम लोग समझ चुके हैं। बस एक बार देख लेते हैं इधर और कहीं पॉइंट हो तो वही है, ठीक है। यहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव सब शुरू है। कितना टाइम बचा है देखो तो, हाँ तो देख लेते हैं जहां तक इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में चल जाता है वहां तक, ठीक है।
देखिए अब इसका कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ पर है, वन लाइनर है। अब वन लाइनर में आप लोग जितना पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन बनाए, तो ध्यान से देखिए इसको। और कह रहा है कि शीत युद्ध का शुरुआत कब हुआ था, तो 1945 के बाद हुआ था ना, यानी जब शीत युद्ध जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब से। अब कह रहा है शीत युद्ध का दौर कब से कब माना जाता है, तो आप लोग सब पढ़ लिए 1945 से 90 तक। कौन से दो गुटों के बीच में शीत युद्ध चला था, तो एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। अब कह रहा है दो महाशक्तियां कौन कौन थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। कह रहा है सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुआ, तो 1917 में। यानी यूएसएसआर जो था उसमें साम्यवादी विचारधारा का स्थापना पूछ रहा है, कब हुआ, तो 1917 में। कब हुआ, 1917 में। रूस में साम्यवादी विचारधारा कब आया था, तो 1917 में, यानी यूएसएसआर में। अब देखिए आगे देखते हैं। करा कि क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को कब लगा, तो 3 हफ्ते के बाद, यानी जिस समय में 62 में क्यूबा में क्या हुआ था, मिसाइल संकट आया था। अभी हम लोग पढ़े हैं कितना में, 62 में। तो ये जब खड़ा हुआ रूस वाला सब हथियार जाकर के मिसाइल अमेरिका के तरफ क्यूबा में, तो उसके 3 हफ्ता के बाद में, यानी 3 सप्ताह के बाद में अमेरिका को ये बात मालूम चला। 3 सप्ताह तक छुपा के रखा इस बात को, समझ में आया। अब देखिए क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था। अब देखिए सोवियत संघ के नेता का पूछ रहा है। क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था ना, उस समय में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का नेता कौन थे, तो इनका नाम है निकिता क्रुश्चेव। क्या नाम है, निकिता क्रुश्चेव। उसके बाद में कह रहा है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग कब हुआ था, तो 1945 में। आप लोग पढ़े हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 को हिरोशिमा, 9 को नागासाकी, ठीक है। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी, तो अभी हम लोग पढ़े हैं नाकेबंदी हुआ था कब, 48 में, ठीक है। नाटो का स्थापना कब हुआ, तो 1949 में। कब हुआ था, 1949 में, 1949 में हुआ था। और अब कह रहा है नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य तो पश्चिम यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना था। यानी सोवियत का प्रभाव जो हो रहा था उसको पश्चिमी यूरोप से रोकने के लिए अमेरिका गुट ने एक गुट बनाया जिसका नाम है नाटो। अब देखिए नाटो के स्थापना के समय कितने सदस्य शामिल थे, तो अभी आप पढ़ लिए हैं कितना सदस्य शामिल थे, 12 देश शामिल थे। मार्शल योजना कब आया था, 1948 में। पूछेगा कोई मार्शल योजना का क्या था, तो इसमें अमेरिका के द्वारा लाया गया यह योजना है। और यह योजना किसके लिए आया था, तो यूरोप के देशों के लिए, ताकि अमेरिका का कहना ही था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी क्षति हुआ है उस क्षति को हम लोग पूर्ति कर पाए, इसलिए मार्शल योजना को लाया था। लेकिन पीछे का इसका सोच था इसी मार्शल योजना के बहाने हम सबसे दोस्ती मित्रता कर लें और फिर अपना वर्चस्व दुनिया में कायम करें, ठीक है। तो ये मार्शल योजना कब आया, 1948 में। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अभी हम लोग देखे हैं निकिता क्रुश्चेव थे। मार्शल योजना यह जो है कब आया था, तो यूरोप के देशों को पुनर्निर्मित करने के हेतु अमेरिका के सहायता से इसको लाया गया था। अभी सब समझ चुके हैं। नाटो क्या है, तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो का पूरा नाम क्या है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। आगे दिया है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। माने पहले 2 ध्रुव था दुनिया में, एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर, 2 था। लेकिन कह रहा है कि ना, अब जो है दुनिया में केवल एक महाशक्ति बन गया और वो था कौन, यूएसए। अब अमेरिका जो है पूरा दुनिया पर राज करना शुरू किया। उसी बात को कह रहा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई, तो अमेरिका के दबदबा के कारण दुनिया में एक जो है ध्रुव बना, नहीं तो पहले 2 ध्रुव था, यूएसएसआर और यूएसए। अब करा मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, तो अभी आप लोग देखे हैं अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, ये उसमें थे। धुरी राष्ट्र में कौन थे, तो जर्मनी, जापान, इटली,
ना। अब कह रहा है शीत युद्ध का प्रतीक किसको माना गया, तो बर्लिन के दीवार खड़ा करना या शीत युद्ध का प्रतीक माना गया। आप लोग देखे हैं शीत युद्ध के दीवार, बर्लिन के दीवार को खड़ा किया गया था, 89 में इसको गिराया गया था। अब देखिए आगे कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन थे, तो इसमें भारत की तरफ से कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष है तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कितना में हुआ था, 61 में। गुट निरपेक्ष कब बना था, 61 में। गुट निरपेक्ष कब बना था, 61 में। यानी प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ, 1961 में। अब देखिए वार्सा पैक्ट यानी सोवियत संघ, वार्सा पैक्ट किसका था, सोवियत संघ का था। और नाटो पूछेगा तब किसका कहेंगे, यूएसए का था। अब देखिए आइवो जिमा का लड़ाई जो है किसके किसके बीच में हुआ था, तो जापान और अमेरिका, और इसी कारण तो वहां पर हमला हुआ था हिरोशिमा नागासाकी जगह पर, जापान और अमेरिका के बीच में हुआ था। अब देखिए आगे कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे, तो शक्ति के 2 केंद्र था, एक तरफ में अमेरिका और दूसरा तरफ में रूस। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, अमेरिका का पूछ रहा है। अभी हम लोग पढ़े हैं रूस का, तब निकिता क्रुश्चेव थे। रूस का कौन थे, निकिता क्रुश्चेव। और जब पूछ रहा है कि अमेरिका के, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है जॉन एफ कैनेडी। अगर पूछेगा क्यूबा के राष्ट्रपति का नाम, तो उनका नाम हो जाएगा फिडेल कास्त्रो। क्या नाम होगा, फिडेल कास्त्रो। नाम रखिएगा, कैनेडी है अमेरिका के, क्रुश्चेव है रूस की। क्रुश्चेव है कहाँ के, क्रुश्चेव रूस, क्रुश्चेव रूस, क्रुश्चेव रूस ना, एक जैसा नाम है लगभग। क्रुश्चेव कहाँ, रूस का। कैनेडी कहाँ, अमेरिका का। कैनेडी कहाँ, अमेरिका का। अब फिदेल कास्त्रो यह हो जाएगा क्यूबा का। फिदेल कास्त्रो कहाँ का, क्यूबा का। अब देखिए 1917 में यहाँ पर हो गया क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। 1917 में रूस में साम्यवाद के संस्थापक जो है किसको माना गया, तो लेनिन को। किसको माना गया, रूस में साम्यवाद का स्थापना हुआ था 17 में, और उसका संस्थापक किसको माना गया, लेनिन को। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तब बेलग्रेड नामक जगह पर। अब करा दूसरा दुनिया के देश किसको कहा गया, तो साम्यवादी देशों को, साम्यवादी ग्रुप वाला को क्या कहा गया, दूसरी दुनिया का देश कहा गया। आगे देखिए आगे कह रहा कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब हुआ। माने गुट निरपेक्ष दल के नेता तो मेन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो एक बार सम्मेलन भारत में भी हुआ था नई दिल्ली में। ये कब हुआ, 1983 में। गुट निरपेक्ष के जनक किसको माना जाता है, तो सिकर्नो को, मार्शल टिटो को, पंडित नेहरू को। ये तीनों आदमी मिलकर के तब गुट निरपेक्ष बनाए थे। बाकी 2 तो गुट पहले से बन चुका था, नाटो वार्सा पैक्ट। नाटो वार्सा पैक्ट के अलावा सियाटो सेंटो भी है ना। तो ये जो है यहाँ पर हो गया। गुट निरपेक्ष जो है राष्ट्र द्वारा स्वतंत्र नीति पर चलना। गुट निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ कि देश जो है वह स्वतंत्र नीति पे चलेगा, किसी के प्रेशर में आके नहीं चलेगा, किसी भी गुट में नहीं रहेगा। चलिए हो गया चैप्टर हम लोग का लगभग। अब जो है कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम लोग जब पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो उसमें जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये हो गया प्रश्नावली आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का चैप्टर होता है समाप्त। और फिर चलिए ठीक है, आप लोग जो है उसको स्टॉप करो।